जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोल्जर डिफेंस एकेडमी में। आज ऑप्टिक्स का जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट पेपर का सलूशन कराने जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस आपके यहाँ डिफेंस में एनडीए या एयरफोर्स की एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। आज की क्लास ये जो है इसी पे बेस्ड है, सलूशन पे टेस्ट का सलूशन है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, फटाफट देखते जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखेंगे कि इमेज फॉर्म बाय व्हिच मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इन द सेम साइज। किस मिरर की जो इमेज होती है हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और सेम साइज की भी होती है। ध्यान रखिएगा, इरेक्ट, सेम साइज और वर्चुअल। इसका जो जवाब होगा प्लेन मिरर। इसका जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, ये ऑब्जेक्ट है, सेम साइज की इमेज बनती है इस तरीके से और उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है, यानी v इज इक्वल टू ये, और ये इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज की होती है। क्वेश्चन इसका जो जवाब होगा सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ इंसिडेंट ray falls perpendicular to a reflecting surface। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर कोई इंसिडेंट रे है और परपेंडिकुलर पड़ती है, इस तरीके से परपेंडिकुलर पड़ती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यही आपका नॉर्मल भी होता है। नॉर्मल से हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना पड़ता है। जैसे अगर ये है, इसी एंगल पे अगर ये लाइट पड़ती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से बताना पड़ता है। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो यहाँ पे आप पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका जीरो हो जाता है। यानी कि परावर्तन कोण का जो मान होगा वो 0 डिग्री आएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, देन नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी होती है, तो सबसे पहले आपको 360 बाई थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। दो पैरेलल प्लेन मिरर है, समानांतर मिरर हैं, ये देख रहे हैं, तो इनके बीच का जो एंगल थीटा लेना पड़ेगा वो 0 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी इनफाइनाइट, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इनफाइनाइट प्रतिबिंबों की जो संख्या होती अनंत। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द कॉन्केव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण के पोल, ध्रुव और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है तो इसकी इमेज के बारे में बताना है। तो इसकी इमेज के बारे में आप क्या बताएंगे भैया? इसकी इमेज के बारे में देखेंगे तो इसकी इमेज ऐसे देखेंगे, एक पैरेलल रेज लेते हैं और समानांतर किरण को फोकस से पास कराते हैं और एक पोल से लेते हैं, और ये इस तरीके से आगे दोनों किरणें मिलती नहीं, इनको पीछे एक्सटेंड किया जाता है, ये इमेज आपकी मिलती है। ये इमेज देख रहे हैं, ये इस तरीके से इमेज बनती है और ये वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट होती है और बिगर देन द ऑब्जेक्ट होती है। ये इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और बिगर देन ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल और बिगर देन ऑब्जेक्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर ए होगा। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब वक्रता केंद्र है ये, और ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मिड पॉइंट होता है वो फोकस होता है, मध्य बिंदु। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है, जे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, तो इमेज विल बी फॉर्म एट, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज भी भैया यहीं पे ही बनेगी। इसकी इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी इमेज और सेम साइज की होती है, वो इरेक्ट होती है, सॉरी
इन्वर्टेड रियल और सेम साइज की बनती है। इन्वर्टेड रियल और सेम साइज की पैरेलल रेज फोकस से गुजारते हैं इस तरीके से और एक पोल से लेते हैं और इस तरीके से ये दोनों रेज कट कर रहे हैं, एक इमेज बन रही है। ये इमेज बन रही है तो कहाँ पे बन रही है, पोजीशन पूछा गया है कहाँ पे बन रही है। तो इमेज जो आपकी बनेगी वो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, आगामी जो एग्जाम होने वाला है एनडीए का एग्जाम, वहां पे पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहानी बताता है। अगला क्वेश्चन कहानी क्या बताता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो रेखीय आवर्धन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है कॉनकेव मिरर। तो इसका जवाब क्या होगा, अभी हमने बताया है सेम साइज की बनती है, यानी कि अगर हम बात करें इमेज यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों बराबर होगा, सेम साइज की बनती है। कब, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बात हो, वक्रता केंद्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे m जब देखेंगे तो इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रखते हैं और दोनों की साइज बराबर है। दोनों की साइज क्या होती है, बराबर। हम मान ले रहे हैं इसको x, तो आप x कट करके 1 कर देंगे। तो इसका जो जवाब होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर लीनियर मैग्निफिकेशन of an object placed at the center of curvature of a concave mirror, concave mirror के center of curvature पर रखा हुआ है। अच्छा, साइन के साथ रखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका इमेज होता है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है और दोनों की हाइट सेम है, लेकिन साइन के साथ रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप माइनस, इमेज के लिए माइनस लेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए प्लस, उल्टी इमेज बन रही है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर -1 होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स, जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर लगाया जाता है, रियर व्यू मिरर का मतलब सामने, ड्राइवर के सीट के सामने जो मिरर लगाया जाता है वो मिरर कैसा होता है। तो वो मिरर भैया उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इसकी खासियत क्या होती है, ये बड़े से ऑब्जेक्ट का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये है, इसकी ऑब्जेक्ट का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसकी यही खासियत है। इसकी ये खासियत है कि बड़े से ऑब्जेक्ट का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब। तो डाइवर्जिंग मिरर यूज किया जाता है गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में। ड्राइविंग सीट के सामने का जो मिरर होता है वो रियर व्यू मिरर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फोकल लेंथ। अरे भाई ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो रसगुल्ला है, उड़ा दीजिए देखते ही। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, क्या होगा फोकल लेंथ प्लेन मिरर का। इतना आसान सा क्वेश्चन आज तक कभी एनडीए के इतिहास में पूछा नहीं गया है। इसका जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छापिए, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसका जवाब ये है, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पता नहीं है, रेडियस इसकी जो होगी इनफाइनाइट होगी, और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का आधा, तो ये भी इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा इनफाइनाइट, इस क्वेश्चन का जवाब होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए एकदम अगला क्वेश्चन क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय द डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा। ओ डाइवर्जिंग मिरर आ गया भैया, फिर से डाइवर्जिंग मिरर आ गया, मतलब कि नाम बदल के दे रहा है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, डाइवर्ज करता है। वहीं अगर कोई कहे कि भैया बोलिए, तो अगर डाइवर्जिंग ये है तो कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है। तो जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़े, यानी कि कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है।
तो कॉन्केव मिरर इस तरीके का कुछ काम करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने का काम करता है, जबकि कॉन्वेक्स जो कि डाइवर्जिंग मिरर होता है ये प्रकाश की किरणों को फैलाने की कोशिश करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने की कोशिश करता है। ये किरणें लगती हैं कि फोकस से फैल रही हैं, जबकि ये किरणें लगती हैं कि फोकस पे मिल रही हैं, इसीलिए कहा जाता है। तो कह रहा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्म बाय द डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी इमेज बनाता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है इसकी सीधी इमेज पोल और फोकस के बीच में बनाता है और छोटी इमेज होती है, यानी कि ये इमेज की साइज है और ये ऑब्जेक्ट की साइज है। लीनियर मैग्निफिकेशन जब देखते हैं तो y2 by y1 साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों सीधी हैं तो दोनों का सम लेंगे प्लस में ये y2 और ये y1, यानी कुल मिलाकर के y2 by y1। और ये पता है कि y2 इज लेस देन y1, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी, ये वैल्यू आएगी जो लेस देन 1 आएगी, लेस देन 1 आएगी। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छापिए इस क्वेश्चन का जवाब कि डाइवर्जिंग मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा। इसका जवाब लेस देन 1 आएगा। ऑप्शन ए इसका जवाब लेस देन 1 है, ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। The minimum height of a plane mirror to see the complete object, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को देखना है और उस ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखा है, तो मिनिमम हाइट प्लेन मिरर की क्या होगी। तो ये ऑप्शन इसका जवाब होगा, एकदम रसगुल्ला है, रटा रटा है क्वेश्चन है, क्लास में कराया गया था। h/2, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई व्यक्ति है और यहाँ पे हम बना दे रहे हैं ये है मिरर। ऑब्जेक्ट की जो टोटल हाइट है व्यक्ति की वो कैपिटल H है और इस मिरर की हाइट है स्मॉल h, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहां से हम क्या करते हैं कि इसके अपनी कंप्लीट इमेज देखना है, यानी सर से चलने वाली प्रकाश की किरण जो होगी वो इसकी यहाँ पे आंख बनी हुई है, आंखों में जाएगी, ठीक है, तभी तो देखेगा अपने सर को। और पैर से चलने वाली प्रकाश की किरण है तो ये भी इसकी आंखों में ही जाना चाहिए, जे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये और ये एंगल सेम होगा और यहाँ पे देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होना चाहिए, लग नहीं रहा है देखने से। अगर इसको x बोले तो ये भी x, अगर ये y बोले तो ये भी y। तो कुल मिलाकर के जो हाइट ऑफ इमेज होगी तो क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी भैया, हाइट ऑफ इमेज ध्यान से देखा जाए तो इतनी ही हाइट होगी ये मिरर की, यानी कि ये आपका x प्लस वाई होगा, जबकि मैन की हाइट जो होगी वो x प्लस वाई, कुल मिलाकर देखा जाए तो 2x प्लस वाई। तो यहाँ पे ये कर देते हैं और मिरर की हाइट पूछा गया है तो मिरर की हाइट सीधे सीधे इसका जवाब आएगा h/2। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा h/2, ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, h/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर h/2 होगा। देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है कि एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन थ्रू द टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर हैं और कितने एंगल पे लगे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है। जैसे एक लाइट रे आई, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन यहां से रिफ्लेक्ट हुई और फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो सक्सेसिव यानी एक बार यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ एक बार यहां, और मिरर का एंगल ये थीटा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच का एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है। और इसका जो फार्मूला होता है बहुत ही सुंदर सा फार्मूला है, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। बस कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, वैल्यू सेट कर देते हैं तो आपका आंसर दिखने लगता है, एकदम रसगुल्ला है। 180 डिग्री 180 डिग्री इसका जवाब होगा। इस क्वेश्चन का जवाब 180 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है प्यारा सा ऑप्शन है ऑप्शन सी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 12 वाला पहले देख लेते हैं।
नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे दो अगर मिरर रखे गए हैं तो इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उनकी प्रतिबिंब कितनी बनेगी, प्रतिबिंब कितनी बनेगी। प्रतिबिंबों की संख्या नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम है 360 बाई थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा जो कि 45 डिग्री दिया हुआ है, 360 बाई 45 डिग्री, तो ये आपका 8 आ जाता है। अब ये संख्या जो है ये सम है, इवन है, इवन है। तो इवन के केस में जो प्रतिबिंबों की संख्या आती है नंबर ऑफ इमेज, वो लिखते हैं 360 बाई थीटा -1, कुल मिलाकर के 8 - 1। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 8 - 1 यानी कि 7। देखिए ऑप्शन में सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एकदम महादेव का नाम लेकर के ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये है दो प्लेन मिरर हैं और इनके बीच का जो एंगल दिया हुआ, अगर एंगल नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, हम यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं, वो छोटा सा इमेज है। ये दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है थीटा, वो 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट ये रखी हुई है। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, कमेंट बॉक्स में छापिए इसका जवाब। तो वही काम करना है, सबसे पहला काम 360 बाई थीटा की वैल्यू निकालना। तो 360 और यहाँ पे थीटा 120 डिग्री है तो ये 3 आ गया, ये वैल्यू 8 आ गई। अब जब ये वैल्यू 8 आती है तो दो केस बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं। एक तो जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो इन दोनों मिरर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, पहला केस। इन दोनों मिरर के या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो या इसको छोड़कर एंगल बाइसेक्टर पे हो या कहीं अन्य दो जगह हो सकता है, दो केस बन सकता है। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे हो। दूसरा क्या है, दूसरा केस ये होता है ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, कहीं पे भी हो, एनीवेयर एल्स, अन्य किसी जगह पे हो। जब एंगल बाइसेक्टर पे होता है, जो एंगल बाइसेक्टर पे होता है तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालना होता है तो 360 बाई थीटा -1 लिखते हैं। और जब कहीं पे भी होता है प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है 360 बाई थीटा ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, जे रखा हुआ है, अगर आपको दिखे तो ऑब्जेक्ट जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, कौन सा केस लगेगा इस क्वेश्चन में, दोनों केसों में कौन सा केस लग सकता है, यानी कि परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, यानी कि एल्स वाला केस लगेगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा भैया, कौन सा क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्या आया है 360 बाई थीटा की जो वैल्यू आ गई है 3। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। प्रतिबिंबों की संख्या 3 बनेगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के 20 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है 20 सेंटीमीटर पे। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये डेडिकेटेड लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो चाहते हैं कि फौजी बनना, उनके लिए क्वेश्चन है, सबके लिए नहीं है। अगर आप फौजी बनना चाहते हैं सोल्जर डिफेंस एकेडमी में जरूर ज्वाइन करिए, बेस्ट फैकल्टी से यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर पे है प्लेन मिरर से और 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। और 2 सेकंड के बाद की कहानी क्या होगी, देखिए 2 सेकंड के बाद की कहानी क्या होगी। 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे चलेगा, यानी कि कितना 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, यानी अब मिरर से ये ऑब्जेक्ट कितना हो गया 16 सेंटीमीटर पे। तो इमेज भी 16 ही सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, तो ये इमेज भी बनेगी, ये 16 ही सेंटीमीटर पे बनेगी। प्लेन मिरर में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज ही बनती है। तो इमेज की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस वो हमेशा ऑब्जेक्ट से बतानी पड़ती है, ना कि मिरर से। तो ऑब्जेक्ट से, मिरर से तो 16 पे है, लेकिन ऑब्जेक्ट से देखा जाए तो 16 + 16 यानी 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, 32 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
इस क्वेश्चन का सही जवाब 32 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये आपका डायग्राम बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये आपका डायग्राम बनाया गया है। हो सकता है डायग्राम क्लियर ना हो तो डायग्राम हम फिर से भी बना सकते हैं। ये है डायग्राम, ऐसा है कुछ। ये आपका एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और ये आपका एक दूसरा प्लेन मिरर रखा हुआ है, ठीक है। और दोनों प्लेन मिरर का एंगल थीटा है। और देखिए यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, ये इस तरीके से लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे परपेंडिकुलर फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है और ये आपका नॉर्मल बन रहा है और जे एंगल 30 डिग्री बन रहा है। पूछा जा रहा है कि थीटा एंगल कितना होगा। एकदम ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं। जिसको ज्योमेट्री आती है ये क्वेश्चन उड़ा देगा। क्या है क्वेश्चन में देखेंगे, ये अगर 30 है जे भी भैया 30 ही होगा। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, अगर ये 30 है और ये पूरा 90 डिग्री है तो ये एंगल 60 होगा भैया। ये 60 हो गया, जे एंगल 90 है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आप देखेंगे तो 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू आएगी 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट देखिए। साइज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स, और एक कॉन्वेक्स मिरर आ गया। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बन रही है उसकी जो साइज, वो इमेज की जो साइज है यानी y2 वो 1/n ऑब्जेक्ट की साइज। तो पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन देख लेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा भैया, लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस में होता है, क्योंकि जो इसकी इमेज बनती है हमेशा इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनती है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का उत्तल दर्पण का जो लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस में लिया जाता है। ये प्लस में होगा तो ये आपका m की वैल्यू जो आएगी वो y2/y1 मतलब कि 1/n। और ये फार्मूला आपको पता है m इज इक्वल टू f/f प्लस u, मिरर के लिए यूज किया जाता है। तो 1/n वैल्यू रख करके यहां से आप u निकाल सकते हैं। फटाफट देखते हैं, f प्लस u इज इक्वल टू n इंटू f, यानी u इज इक्वल टू n इंटू एफ माइनस f, तो कॉमन करके n माइनस 1 इंटू एफ। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा क्या होगा, n माइनस 1 इंटू एफ, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, n माइनस 1 इंटू एफ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर की कहानी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता जो त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताकि 2 गुना बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब बने। ये अवतल दर्पण की कहानी है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए ताकि 2 गुना बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बने, और इसका वक्रता त्रिज्या दिए रखा है जो कि 40 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी आप निकाल सकते हैं वक्रता त्रिज्या का आधा करके, ये आपका 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और 2 गुना बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा। 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की हाइट और ये वस्तु की हाइट से आप कर सकते हैं, तो -2 वैल्यू आ जाएगी। तो u आपको निकालना है कि वस्तु को कहाँ पे रखना है, u आपको पता करना है। सीधे सीधे m इज इक्वल टू f/f प्लस u में वैल्यू रख देते हैं, तो आपका -2 इज इक्वल टू f माइनस में लेना पड़ेगा, u की वैल्यू यहां से आ जाएगी। u की वैल्यू आपकी ये देखेंगे काटेंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, तो आपका -20 प्लस u बराबर 10 आ जाएगा, तो u का वैल्यू 30 आ जाएगा। 30 इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा 17 का ए ऑप्शन, 17 का ए ऑप्शन है, 30 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18 क्या है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम द अरे, अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन। हमने बताया था रिफ्रैक्शन में केवल एक चीज बदलती है, वो भी है आवृत्ति।
फ्रीक्वेंसी ही नहीं बदलती है, बाकी सब बदल जाता है। फ्रीक्वेंसी इसका जवाब होगा। लाइट का जो तीव्रता है इंटेंसिटी, लाइट का जो चाल है स्पीड, लाइट की जो तरंग दैर्घ्य है वेवलेंथ, ये सब बदलते हैं, ये सब बदलते हैं। केवल फ्रीक्वेंसी जो होती है आवृत्ति ये नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है यही नहीं बदलती है, नॉट चेंजेस। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा कौन सा नहीं बदलता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इसका जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल सीम्स स्लाइड, एग्जांपल ही है अपवर्तन का। स्विमिंग पूल का जो तली है कुछ ऊपर उठा दिखाई पड़ता है, जैसे सिक्का कुछ ऊपर उठा दिखाई पड़ता है, ये कहानी है। ये किसका है? जो है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का। इस क्वेश्चन का जवाब होगा सी, 19 का सी, एकदम रसगुल्ला है। आगे चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो तारे टिमटिमाते हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। इस क्वेश्चन का जवाब होगा रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए 20 फटाफट करते हैं। क्या है? थीटा इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास। ये क्रिटिकल एंगल है भैया। ये नीचे हमने कांच लिख दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ऊपर एयर लिख दिया है। थीटा क्या है भैया? क्रिटिकल एंगल है। थीटा क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा डेंसर मीडियम में बनता है। एक ऐसा एंगल होता है जिसके लिए ये अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। थीटा यही क्रिटिकल एंगल है। तो ये संबंध होता है एक सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और थीटा के साथ संबंध, क्रिटिकल एंगल के साथ संबंध ये होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताना है तो ये संबंध होता है। तो सीधे सीधे यहाँ पे देख सकते हैं, या इस संबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये म्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपका रिजल्ट दिखने लगेगा। इस क्वेश्चन का जो सही रिजल्ट होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देख रहे हैं, ऑप्शन डी इसका बहुत ही बेहतरीन आंसर है, बहुत ही प्यारा सा आंसर है। और इसको लगाइए। सोल्जर डिफेंस सर्विस अगर आप जुड़े रहते हैं तो इस तरीके के टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाते हैं, ऑफलाइन भी कराए जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? और दूसरी चीज क्या है? स्पेशल बैच स्टार्ट हो रही है। स्पेशल बैच एयरफोर्स के लिए टारगेटेड बैच स्टार्ट हो रही है। और एनडीए जो 16 अप्रैल को होने वाला है 2023 में, उसके लिए भी स्पेशल बैच स्टार्ट हो रही है। और हमारी जो पूरी फैकल्टी है सोल्जर डिफेंस एकेडमी की, एकदम टारगेटेड बैच ये जो है, इस बैच से बच्चों का सिलेक्शन कराना एकदम टारगेट बना लिए हैं हम लोग। तो एकदम इस समय ऑफर भी चल रहा है दिवाली का। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन जरूर लीजिएगा भैया, मौका बहुत ही अच्छा है, चूकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। और इतना बढ़िया मौका मिलेगा नहीं कि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और स्पेशल बैच, हमारे यहाँ की जो सबसे स्पेशल बैच है उसमें एडमिशन भी मिल जाए। इस बैच में एडमिशन लेने के बाद आपका फौजी बनने का सपना जरूर पूरा होगा। आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। प्लेन ग्लास स्लैब है प्लेस्ड ऑन द लेटर। ये ग्लास की स्लैब है, किसी लेटर पे रखा। मान लीजिए लेटर का मतलब किताब के ऊपर रखा, ए ही हम बात करते हैं। तो ये इसकी रियल हाइट बोली जाएगी, ठीक है। और क्या होगा? उसकी इमेज बनती है, अपवर्तन की वजह से उसकी इमेज कुछ ऊपर बनती है और इसको हम अपरेंट हाइट बोलते हैं। तो देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि किस कलर का लेटर कम ऊपर दिखाई पड़ेगा। कम ऊपर दिखाई पड़ेगा, बहुत ही थोड़ा सोचने वाला। कम ऊपर दिखाई पड़ने का मतलब, कम ऊपर दिखाई पड़ने का मतलब गहराई में ज्यादा हो। गहराई में ज्यादा होने का मतलब क्या है? ये अपरेंट डेप्थ ज्यादा हो, ये अपरेंट डेप्थ क्या हो? अधिक हो। इसको अधिक करना है तो आपको ये रिलेशन हो पता होना चाहिए, एच रियल अपॉन ये। तो देखा जाए ये एच रियल जो है 1/μ, और म्यू जो है वेवलेंथ के देखेंगे तो ये होता है। तो अधिक एच डेप्थ अधिक होने के लिए लैम्डा की वैल्यू को कम होना चाहिए। डेप्थ अधिक होने के लिए जो वेवलेंथ होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो जिस वेवलेंथ यानी कलर से डिसाइड होता है, और आपको पता है कि ये VIBGYOR से देखा जाए वेवलेंथ नीचे से ऊपर बढ़ती है, यानी कि सीम्स लेस
अधिक के लिए वेवलेंथ कम लेना है तो किसकी वेवलेंथ कम है? वायलेट की। तो वायलेट जो कलर होगा वो सबसे कम ऊपर दिखाई पड़ेगा, मतलब कि ज्यादा गहराई पे दिखाई पड़ेगा। सबसे कम ऊपर का मतलब ज्यादा गहराई पे दिखाई पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा जिसकी वेवलेंथ कम होगी, इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो वायलेट कलर इस क्वेश्चन का जवाब होगा। एक मिनट थोड़ा सा ये रिलेशन देखिएगा, थोड़ा सा आप देखेंगे तो म्यू का रिलेशन जो होता है, वायलेट क्या है, म्यू का रिलेशन थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़ा सा भैया क्षमा चाहते हैं, इसको क्या है, ये रिलेशन है। और म्यू का वेवलेंथ के साथ उल्टा रिलेशन होता है, वेवलेंथ के साथ उल्टा रिलेशन होता है, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी या म्यू इज इक्वल टू सी इंटू वेवलेंथ। तो उल्टा रिलेशन एफ इंटू वेवलेंथ, ये उल्टा रिलेशन होता है। म्यू का उल्टा रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ, ठीक है। ये यानी म्यू इज रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ, ये रिलेशन है। यानी कि एच को अधिक लेना है तो वेवलेंथ को भी अधिक लेना पड़ेगा, यानी वो वेवलेंथ अधिक लेना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, यानी कि रिक्वायर्ड आपका है सीम्स लेस अप, कम ऊपर दिखाई पड़ने का मतलब ज्यादा गहराई पे, और ज्यादा गहराई पर कौन होगा? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। और देखिए चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होती है रेड कलर की। इस क्वेश्चन का जो भैया सही जवाब होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा रेड कलर, इसका जो सही आंसर होगा रेड कलर इसका जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 देखिए क्या है, रेनबो फॉर्म्स ड्यू टू, रेनबो किस वजह से बनता है भैया? तो रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों लगता है, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों इस क्वेश्चन का जवाब होगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये देखिए डायग्राम हो सकता है क्लियर ना बनाओ, ये इस तरीके का मीडियम है, देख रहे हैं, ये इस तरीके का मीडियम एक बनाया गया है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता करना है, और यहाँ पे कुछ लाइट इस तरीके से बनाई गई है। एक लाइट मान लीजिए ऐसे आ रही थी और फिर यहाँ पे ऐसे गई, और ऐसे होने के बाद इंटरफेस के इस तरीके से हो गई। इस तरीके से होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल होगा। ये भैया क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल दे रखा है क्वेश्चन में कि थीटा, क्रिटिकल एंगल क्या है भैया? थीटा है। और यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है ये 1 मीटर है, ये और ये 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये आपका √3 मीटर है। तो पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो देखिए भैया अगर ये थीटा होगा तो जे इतना एंगल भी थीटा होगा, और जे थीटा होगा तो जे एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहां से इस ट्रायंगल से अगर बात करें तो साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1/√3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे TIR हो रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin क्रिटिकल एंगल साइन थीटा, वैल्यू रख देते हैं तो 1/1/√3। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा √3। यानी कि छापिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखिए क्या होगा। इस 24 नंबर का आंसर देखिए, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा आंसर है क्वेश्चन, ये डी √3 बिल्कुल बेहतरीन आंसर है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन केवल आपको SDA में ही मिल सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है, इन विच whose critical angle is 45। तो सीधे है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन बता देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रिलेशन, दोनों को वैल्यू इक्वेट कर देते हैं, तो ये आपका रिलेशन यहां से सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भैया, कुछ करना ही नहीं है। 1/sin 45, ये वैल्यू रख देते हैं, sin 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2। तो यहां से स्पीड जब देखेंगे तो c/√2, तो वैल्यू आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका c√2/2
ये आपका 3 इंटू 10 पावर 8 और ये आपका 1.4/2। तो आपका जो सही जवाब होगा देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ये होगा 2.12 10 पावर 8। 10 पावर 8 इसका जो सही जवाब होगा 2.12 10 पावर 8, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 26 कह रहा है लाइट गोज फ्रॉम द मीडियम एक्स टू मीडियम वाई। एक लाइट है वो एक्स से वाई में जा रही है। चलिए हम यहाँ मीडियम एक्स यहाँ मीडियम वाई बना दे रहे हैं और एक्स से वाई में लाइट जा रही है। क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है, जे ऐसा है, ये है, और इस x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्पीड जो है x मीडियम में लाइट की स्पीड दे रखा है v, इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी v डैश, यही पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के आप धीरे से देखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और म्यू जो होता है ये होता है म्यू रेसिप्रोकल टू स्पीड वेलोसिटी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे, म्यू को हम लिख सकते हैं 1μ2। 1μ2 का मतलब ये आपका रेसिप्रोकल होता है ये रेसिप्रोकल है, तो 1μ2 का मतलब होता है μ2/μ1, या कह सकते हैं v1/v2। सीधे सीधे यही आपका म्यू है। तो v1/v2 का वैल्यू, v1 ये मीडियम 1 कहा जाता है, ये मीडियम 2, v1 का मतलब है v और v2 का मतलब है ये आपको जो निकालना है, और ये बाई साइन थीटा। एक मिनट थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रेसिप्रोकल होता है। चलिए थोड़ा सा इसको ये वास्तव में देखिए दिया क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है विद रिस्पेक्ट टू 2। म्यू जो है एक्चुअली में क्या है, मीडियम 1 और 2 है, और म्यू जो है रेसिप्रोकल टू वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये μ1/μ2 लिखेंगे, यानी ये v2/v1 लिखेंगे, और v2 जो है निकालना ही है सेकंड मीडियम में स्पीड, और फर्स्ट मीडियम में दिया हुआ है। तो ये आप रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे जे म्यू की वैल्यू रख दीजिए, म्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। म्यू की वैल्यू जैसे वहां से रखते हैं तो आपका ये v'/v हो जाएगा। यहाँ से जो v' होगा v/sin थीटा, ये v' जो होगा यहाँ से v/sin थीटा। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिख रहा है ये v/sin थीटा, आंसर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, थिकनेस 6 सेंटीमीटर के दिया हुआ है, एक न्यूज़पेपर के ऊपर रखा हुआ है। तो व्हाट विल बी शिफ्ट इन द लेटर, तो लेटर में क्या शिफ्ट होगा। देख रहे हैं ये लेटर मान लीजिए ए है और इसकी ये रियल हाइट है, तो कितना ये इमेज कहाँ पे बनेगी, ये इसकी वर्चुअल या अपरेंट हाइट हो गई। तो शिफ्ट कितना हो रहा है, शिफ्ट यही इतना ही शिफ्ट होगा, रियल हाइट माइनस अपरेंट हाइट। तो आप रियल हाइट ये रिलेशन जानते हैं, HR/HA बराबर म्यू। म्यू किसका, जहां जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखी गई है, इसी का म्यू दे रखा है क्वेश्चन में, और रियल हाइट की वैल्यू देख के 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप सीधे सीधे आप 6 और ये अपरेंट और ये 1.5, तो अपरेंट जो आएगा वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो शिफ्ट होगा, रियल में से अपरेंट हटा देते हैं, 6 में से 4 हटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा 2 सेंटीमीटर। ये 27 नंबर का आंसर जो होगा बी, 27 का आंसर बी। देख रहे हैं, फटाफट देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, 28 टाइम टेकन टू क्रॉस द लाइट परपेंडिकुलर टू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में टाइम, ये लाइट है, ये टाइम क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी।
ग्लास स्लैब की थिकनेस d है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है c/v होता है, c/v होता है। चलिए, टाइम टेकन पूछ रहा है ना, ठीक है, तो c और v जब देखेंगे स्पीड, तो d इंटू टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से देख लीजिए, तो आपका म्यू d इज इक्वल टू सी टी। तो टाइम निकालना है, तो म्यू d बाई सी, इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू रख दीजिए, म्यू की वैल्यू जो कि 1.5 है और d 200 मीटर दे रखा है, 200 थिकनेस 200 मीटर है, बहुत ज्यादा है 200, और c 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जे आपका 10 पावर माइनस 6 सेकेंड, 10 पावर माइनस 6 सेकेंड, इसका जो जवाब होगा बी ऑप्शन 10 पावर माइनस 6 सेकेंड। 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 पावर माइनस 6 सेकेंड। 29 में देखते हैं, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है और उसकी फोकल लेंथ f दे रखी है, और इसको किसी वाटर में सबमर्ज किया जा रहा है। तो वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 का मतलब 1.3 है, जबकि लेंस यानी ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5, और ये लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। लिक्विड का मतलब वाटर। आपको बताए थे, जब भी लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, तो या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कम होता है। दोनों ही केस में फोकल लेंथ की अगर बात करें तो फोकल लेंथ इंक्रीज करती है। लेकिन नेचर की अगर बात करते हैं, अगर लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डोमिनेटिंग है, तो जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेचर जो होता है, नेचर की बात हो रही है, तो नेचर क्या होगा, चेंज कर देता है, नेचर चेंज हो जाता है। अगर लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है ग्लास से, तो डोमिनेटिंग नहीं है, नेचर क्या होगा, नॉट चेंज, नेचर नॉट चेंज। ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे का है। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि ये जो वाटर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है ग्लास से, तो इसका मतलब है कि नेचर को नहीं चेंज करेगा और फोकल लेंथ तो इंक्रीज ही करेगी, इंक्रीजेस देन एफ, फोकल लेंथ बढ़ेगी। 29 का ऑप्शन ए सही है, 29 का ऑप्शन ए सही है। 30 पे देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस म्यू इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड म्यू डैश, वही है, वही कॉन्सेप्ट है, लाइट लिक्विड पैरेलल टू द लाइट बीम पासिंग थ्रू द लेंस बिकम्स डाइवर्जिंग, लेंस बिकम डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, देन liquid parallel to the, if the inside the liquid parallel light beam passing through the lens becomes diverging। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, डाइवर्जिंग है, ठीक है, लेंस की बात हो रही है ना। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वर्जिंग। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने का काम करता है। वही कॉनकेव जो लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव जो लेंस होता है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। तो कह रहा है जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बिकम्स डाइवर्जिंग, यानी कि डाइवर्जिंग हो जा रहा है, यानी नेचर बदल गया, नेचर बदल गया, नेचर चेंज हो गया। इसका मतलब है जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर देन लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश दिया हुआ है और लेंस का म्यू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, म्यू डैश मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू। ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा, म्यू डैश मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज।
रियल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इक्वल टू 4f, इक्वल टू 4f, इसका ये सही जवाब होगा। इक्वल टू 4f होना चाहिए। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगा 31। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ लेंस इज मेड बाय 4 लेंसेज हैविंग द ये डायोप्टर, ये है। तो फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी? कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। तो पहले कंबाइंड लेंस की पावर देख लेते हैं। तो पावर कितनी हो जाएगी? सारी पावर को ऐड कर देते हैं साइन के साथ। तो कंबाइंड लेंस की जो पावर होगी 2 4, वो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, और ये -8। तो कंबाइंड लेंस की जो पावर होगी -1 डायोप्टर। और ये कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ और पावर में रिलेशन होता है f। ये -1 और ये 100/f। तो जो f आएगा वो -100 सेंटीमीटर इसका जवाब होगा। थोड़ा सा इस करेक्शन है, ये 10 नहीं बल्कि 100 है। ये ऑप्शन ए, ये इस क्वेश्चन का करेक्शन है 100 सेंटीमीटर। पेपर में अगर गलत आया हो तो करेक्ट कर लीजिएगा। इसका जो सही जवाब होगा 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन 32 वाला। अगले जो लोगों का ऑप्शन ए सही है, 100 आया है, 100 ही माना जाएगा इसका। चलिए आगे हम बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये प्लेन वाले का तो इनफाइनाइट है और इस वाले का रेडियस कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स कॉन्वेक्स फेस इज 5, ये 5 दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू पूछा जा रहा है। तो सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। देखिए फोकल लेंथ इसकी दी हुई है, तो ये आपका 1/20 म्यू -1, ये माइनस इनफाइनाइट और जे वाला -5। ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/20 और ये म्यू -1 और ये 1/5, तो यानी कुल मिलाकर के म्यू -1 जो होगा वो 1/4 होगा। तो म्यू जो वैल्यू होगी 1/4 + 1, यानी कि 5/4, यानी 1.25। म्यू की वैल्यू 1.25। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 33 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 35 में क्या है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। ये कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है। इनकी फोकल लेंथ दे रखी है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो x दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स वाले की 10 सेंटीमीटर है और कॉन्केव वाले की 20 सेंटीमीटर है। पावर पूछा है, कंबाइंड लेंस की पावर। तो कंबाइंड लेंस की पावर, तो पहले कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकाल ले। तो 1/f1 + 1/f2 - x/f1f2 इस फार्मूले से। चलिए देखते हैं। 1/10 प्लस ये माइनस में लिया जाएगा कॉन्केव का, और ये -x और ये 1/10 इंटू -20। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/10 - 1/20 और ये माइनस x की वैल्यू दे रखा है 5। x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5। चलिए ये प्लस हो जाएगा 1/40। ठीक है, एलसीएम वगैरह कुछ ले लेते हैं। ये 40 हो जाएगा, ये 4 -2 और ये 1, 3/40।
ये 1/f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो f जो होगा वो आपका 40/3, तो पावर जो होगी वो 100/f। तो देखेंगे 100/40/3, ये आपका 300/40, तो आपका 7.5 डायोप्टर। आंसर जो होगा वो 7.5 डायोप्टर होगा। 7.5 भैया ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है बी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 735 में। कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और लिक्विड का दे रखा है 1.5, दोनों का भैया बराबर है, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर 20 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस इनसाइड द लिक्विड। जब दोनों है तो ग्लास स्लैब की तरह वो काम करेगा और फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन। 35 का जो क्वेश्चन का जो सही जवाब है 35 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है डी। अगला है 36 पे बात कर ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द कलर ऑफ द लाइट। लाइट का कलर कौन डिसाइड करता है, तो भैया वेवलेंथ डिसाइड करता है लाइट का कलर। अगला 37 पे बात करते हैं। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब इसके जो सारे एंगल हैं वो 60 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रिज्म का होगा फॉर्मूला वो साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ये वैल्यू से सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल, मिनिमम डेविएशन भी 60 दे रखा है भैया। तो और मजे की बात है ये भी 60, ये भी 60/2 और नीचे भी ये 60/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से आ जाता है। सॉल्व करते हैं तो म्यू ये आपका साइन 60 और नीचे आपका साइन 30। साइन 60 की जो वैल्यू होगी √3/2 और ये 1/2। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर ए ऑप्शन दिखने लगेगा। 37 का ए सही जवाब होगा। ठीक है, 38 पे आ जाते हैं। 38 देखिए नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे फार्मूला है। प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म का या किसी ऑप्टिकल मीडियम का जो डिस्पर्सिव पावर का, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर यानी ये वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, ये ओमेगा होता है। ये दो प्रिज्म के बीच का जो एंगल होता है ये एंगुलर डिस्पर्जन वायलेट और रेड और अपॉन डेविएशन फॉर एलो। इसको समझिए जैसे कि मान लीजिए कि दो रेज हैं ये, ठीक है, तो ये आप मान लीजिए ये वाली आपकी वायलेट है और जे वाली आपकी रेड है। इन दोनों के जो बीच का एंगल है एंगुलर डिस्पर्जन यही है और जे एंगल निकाला जाता है इनके अलग अलग डेविएशन से, वायलेट के डेविएशन माइनस रेड के डेविएशन से। तो आप जब देखेंगे तो ये जो ओमेगा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ओमेगा, इसको कलर चेंज करते हैं पेन का तब मजा आएगा। तो ओमेगा जो लिखेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेविएशन फॉर येलो कलर। ये डेविएशन का जो फार्मूला होता है वो μ-1 किसी भी कलर की लाइट के लिए, तो अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग हो, म्यू वायलेट -1 ये ए माइनस म्यू रेड -1 ए, और नीचे देखेंगे तो नीचे जो आपका आएगा म्यू एलो -1 इंटू ए सब हट जाएगा। इसको जो सॉल्व करते हैं जो ओमेगा की वैल्यू आती है म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाई म्यू एलो -1।
जे ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है चारों में, ABCD में कौन सा जवाब होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाई म्यू येलो माइनस 1। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और फाइनल इमेज कहां बन रही, इनफाइनाइट पे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है माइनस FO/FE, और ये 1 प्लस FE/D। ये तब लिया जाता है जब इमेज जो है जब इमेज कहां पे हो, इमेज इज एट D का मतलब 25 सेंटीमीटर पे बन रही फाइनल इमेज। और दूसरे केस में M माइनस FO/FE लेना पड़ता है, और J कब लेना पड़ता है, जब इमेज इनफाइनाइट पे हो, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट। तो आपको यही वाला केस ही पूछा गया है, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट। तो क्या होगा, ये होगा माइनस FO/FE, ये ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 40 नंबर पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच सेल्स ऑफ द रेटिना की कौन सी सेल है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट की तीव्रता के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी रेटिना की कौन सी सेल? तो दो सेल होती है रेटिना में, एक तो होती है भैया कोन सेल, कुशंकु की कोशिकाएं कोन सेल्स होती हैं, और एक होती हैं रॉड सेल। दो प्रकार की रेटिना में कोशिकाएं होती हैं जो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कोन सेल का काम होता है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और जबकि रॉड बोलती है वो इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये कोन वाली जो है मानव में, हम लोगों में ज्यादा होती हैं, ह्यूमन में, इसीलिए हम लोग कलर पहचान पाते हैं। जानवरों में कम होती हैं, जानवरों को बहुत कलर का ज्ञान नहीं होता है, वो कलर ज्यादा नहीं पहचान पाते हैं। लाल वगैरह कलर जैसे पहचान लेते हैं, सांड वगैरह होते हैं लाल कलर देखते हैं दौड़ा लेते हैं। जानवरों में वैसे तो कम होती हैं, मनुष्यों में ज्यादा होती हैं कोन सेल। और वही रॉड सेल की बात करें, ये आपका एनिमल में ज्यादा होती हैं। ये लाइट के इंटेंसिटी के लिए होती हैं, एनिमल में ज्यादा होती है। कम इंटेंसिटी की लाइट होगी तो भी वो देख सकते हैं। जानवर जो है अंधेरे में रात में भी देख सकते हैं, अंधेरे में भी काफी अच्छे से देख सकते हैं, जबकि हम लोग अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा रेटिना की कौन सी सेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इंटेंसिटी के लिए, तो इंटेंसिटी के लिए यही वाली रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल होगी। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंटेंसिटी के लिए रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इंटेंसिटी के लिए रॉड सेल। देखिए अब आपका खत्म हो गया सारा टेस्ट का सारा क्वेश्चन जो हमने था 40 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था ऑफलाइन में, उन क्वेश्चन का सलूशन मैंने ये कराया। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखिए, एक बार फिर से रिवाइज करिए, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ एग्जाम में आने वाले हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज में हम अपने यहाँ सोल्जर डिफेंस एकेडमी में कराते रहते हैं। और इस समय जैसा कि एक बार फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि ऑफर फ्लैट 50% का ऑफर चल रहा है दिवाली के अवसर पर। ठीक है, टारगेट हमारी स्पेशल टारगेट बैचेस स्टार्ट हो रही हैं एयरफोर्स के लिए और एनडीए के लिए, तो मौका बहुत ही अच्छा है, एकदम ज्वाइन करिए, तुरंत ज्वाइन करिए। और बेस्ट फैकल्टी, डिफेंस की बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ने को आपको मौका मिलने जा रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद और हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस।